उसमें हम लोग ग्रुप्स ऑफ सेक्शंस में बांटे थे। जो पहला ग्रुप्स ऑफ सेक्शन था उसमें 6 से 15 तक 16 तक था। ठीक है, इसमें हम लोग जनरल प्रिंसिपल डील किए थे कि कौन सा चीज़ रेलिवेंट है कोर्ट ऑफ लॉ में, कौन सा चीज़ रेलिवेंट नहीं है, मतलब किस चीज़ का हम एविडेंस दे सकते हैं और किस चीज़ का एविडेंस नहीं दे सकते हैं। अगला जो हम लोग सेक्शन शुरू करने वाले हैं ग्रुप ऑफ सेक्शन, वो तुम्हारा 17 से 31 तक जाने वाला है। ठीक, जिसमें से इसको 2 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। सेक्शन 17 से 23 जो है वो स्पेसिफिकली डील करता है एडमिशन के बारे में, और तुम्हारा 24 से 30 तक जो डील करता है वो कन्फेशन के बारे में बात करता है। 31 सेक्शन एडमिशन और कन्फेशन दोनों पे लागू होता है। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ सेक्शन जो है वो 17 से लेके 31 तक है। जो कन्फेशन है वो एडमिशन ही है, लेकिन वो किसी स्पेशल टाइप का एविडेंस है। ठीक है, स्पीसीज और जीनस वाला समझो वैसे ही। तो सेक्शन 17 पे आ जाते हैं, क्या कहता है सेक्शन 17। ठीक, देखो सेक्शन 17 कहता है, एडमिशन को यहाँ डिफाइन कर रहा है। पहला बात कि एडमिशन डिफाइन, हम लोग डिफिनीशन देख चुके हैं। सेक्शन 3 में डिफिनीशन इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, तो वहां पर कुछ डिफिनीशन दिया गया है, लेकिन यहाँ एडमिशन को अलग से सेक्शन में डाल के डिफाइन किया गया है। क्या बोलता है एडमिशन? एन एडमिशन इज ए स्टेटमेंट, oral, documentary, or contain in electronic form, which suggest any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the person or any and under the circumstances hereinafter mentioned। कहने का मतलब क्या हुआ इनको? ठीक है, एडमिशन सबसे पहला बात की स्टेटमेंट है। क्या होता है फर्क स्टेटमेंट और एलिगेशन में? क्या फर्क होता है? स्टेटमेंट और एलिगेशन में ये डिफरेंस है कि स्टेटमेंट को हमको प्रूफ करने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन एलिगेशन को हमको प्रूफ करने का जरूरत पड़ता है। सेक्शन 17 में क्या कह रहा है? एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। एडमिशन जो है एक प्रकार का स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? तो कहता है ओरल हो सकता है स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। तीनों तरह के स्टेटमेंट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। आगे क्या कहता है? वो स्टेटमेंट क्या कर रहा है? स्टेटमेंट जो कर रहा है, विच सजेस्ट एनी इन्फ्लुएंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। क्या कर रहा है कि सजेस्ट कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंस, अनुमान इंगित कर रहा है। किस बारे में अनुमान हम लोग को लगाने पे कह रहा है कि कोई भी फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है। कब कब? तो कह रहा है विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन हेयर इन आफ्टर मेंशन और एनी अंडर द सर्कमस्टांसेस हेयर इन आफ्टर मेंशन। ठीक है, जो तुम्हारा आगे के प्रोविजंस में किसी पर्सन्स का जिक्र किया गया है, तो उस पर्सन के द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा है, या सर्कमस्टांसेस मेंशन किया गया है, उस सर्कमस्टांसेस में अगर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वो स्टेटमेंट जो है वो ओरल है, डॉक्यूमेंट्री है, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, और वो सजेस्ट कर रहा है किसी टाइप का इन्फ्लुएंस किस बारे में, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड, तो वो सारा चीज जो कहलाएगा वो एडमिशन कहलाएगा सेक्शन 17 के डेफिनेशन के अनुसार। एक पर्सन है, ठीक है, मिस्टर ए है, वो मिस्टर बी को स्यू करता है फॉर द रिकवरी ऑफ लोन के लिए, कि इसके पास हम कुछ पैसा दिए हुए हैं और ये हमको पैसा नहीं दे रहा है, जरा रिकवरी करवा दिया जाए। ठीक है, ये जो मिस्टर ए है वो एक अकाउंट बुक मेंटेन करता था, जिसमें वो किसको लोन दिया है, किसको लोन नहीं दिया है, ये लिखता था। ठीक है, अगर मान लो कि इस अकाउंट बुक में ये निकल के आ जाए कि ये लोन जो है वो ए बी को नहीं दिया था, सी को दिया था, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, तो ये जो अकाउंट बुक है वो एज ए डॉक्यूमेंट्री एडमिसेबल होगा?
अगर बी ही ये बात बोले, ठीक है, बी ये बात बोले कि हमने पैसा ले रखा, तो ये इसका कथन जो है ओरली एडमिसिबल होगा। एक पर्सन जो है उस पे चार्ज लगा हुआ है कि उस पे चार्ज लगा है कि इसने बी का मर्डर किया, ठीक है। ये पर्सन जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, अपना कुछ चोट का इलाज करवा रहा है। डॉक्टर से बात करते दौरान ये बताता है कि इसको चोट कैसे लगा, और ये बताता है कि हम इसको मार रहे थे तो वो बचाव कर रहा था, उसी दौरान हमको चोट लग गया। डॉक्टर के सामने इसका ये कथन एडमिशन है या नहीं है? ए पे ये चार्ज लगा है कि उसने बी को जहर दे के मार दिया, ठीक है। और क्या हो रहा है कि इसको किसी ने जहर खरीदते देखा है, ठीक है, सी ने जहर देख के खरीदा है। इसका ये कथन कि हमने ए को जहर खरीदते हुए देखा है, ठीक है, ये रेलिवेंट हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि क्या इससे साबित होगा, इसके ये कथन से कि यही अगर उसी जहर से इसका मृत्यु हुआ है तो वो जहर इसने खरीदा है, खरीदते हुए देखा गया है, तो ये फैक्ट रेलिवेंट हो जाएगा। ये बचाव करने के लिए क्या करेगा? आखिर क्या कारण है कि एडमिशन को एडमिसिबिलिटी का दर्जा दिया गया? मतलब अगर कोई एडमिशन कर रहा है कोई बात को, तो कोर्ट उसको एडमिसिबिलिटी करेगा या नहीं करेगा, एडमिट करेगा कोर्ट ऑफ लॉ में या नहीं करेगा? इस बात पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहले तो समझो कि एडमिशन कर लेता है तो वो एज ए वेवर ऑफ प्रूफ की तरह काम करता है। वेवर ऑफ प्रूफ क्या होता है? वेवर ऑफ द प्रूफ, वेवर ऑफ द प्रूफ समझने से पहले एक बार सेक्शन 58 निकाल लो। सेक्शन 58 कहता है फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव, नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग which is a party thereto or their agent agree to admit at the hearing, which before the hearing they agree to admit by a writing under their hand, or which by the rule of the pleading in force at the time they deem to be admitted in their pleading, ठीक है। सिंपल बात बोल रहा है कि अगर कोई पार्टी है, वो कोर्ट कोई बात खुद से एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमको उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई आदमी खुद से कोई बात स्वीकार कर ले रहा है, तो उसको फिर से कोर्ट ऑफ लॉ में क्यों प्रूफ करने का जरूरत पड़ेगा? उसको हम मान लेंगे ना कि प्रूव्ड है। हम कह वेवर्ड ऑफ प्रूफ समझ में आया क्या होता है? एक बार कोई पार्टी जो है कोई फैक्ट को एडमिट कर लिया, तो उसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, कोर्ट मान लेगा कि वैसा हुआ था। दूसरा बात जो है वो कह रहा है एडमिशन एज ए अगेंस्ट द इंटरेस्ट। दो तरह के स्टेटमेंट होता है, एक सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट होता है, एक सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होता है। सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट का मतलब होता है हम फायदे में कोई बात अपने कर रहे हैं, अपने फायदे का बात कर रहे हैं, और सेल्फ हार्मिंग मतलब अपने नुकसान का बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कोर्ट है वो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट को, तो सेल्फ सर्विंग एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो खुद के फायदे में किया जाए, और सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो खुद के नुकसान में किया जाए, ठीक है। कोर्ट जो है सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट को सही मानता है, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट को नहीं मानता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगर मिक्सअप स्टेटमेंट है, जो ऐसा स्टेटमेंट है जो सेल्फ सर्विंग भी हो और सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट हो, कोर्ट कहता है नहीं, हम नहीं मानेंगे उसको। देखो, हम कह सकते हैं कि एडमिशन जो है वो एविडेंस ऑफ ए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को प्रूफ करता है। मतलब इसको इसे समझो, एविडेंस ऑफ ए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या होता है? ए कहता है, ठीक है, ए कहता है बी से, या एक वो बी को स्यू करता है लोन रिकवरी के लिए, मनी के लिए, ठीक है, कि इसके पास मेरा इतना बकाया है, ठीक है। और ये जो है अकाउंट बुक मेंटेन करता है,
अकाउंट बुक में सी का नाम मेंशन है। तो ये अकाउंट बुक जो है इसके कॉन्ट्ररी में बात कर रहा है, इसके सेल्फ इसको हार्म पहुंचाने में बात कर रहा है। ये तो कह रहा है ना कि हम बी को दिए हैं, लेकिन इसके कॉन्ट्ररी में बात कर रहा है। तो जो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट है वो एडमिसेबल है। चौथा जो कारण है कि हम लोग एडमिशन एडमिशन को एडमिसेबल मानते हैं, कि इसको हम कह सकते हैं कि एडमिशन ऑफ द ट्रूथ है। ठीक है, एडमिशन ऑफ द ट्रूथ में कहता है कि अगर कोई पार्टी है वो अपने ही अगेंस्ट में कोई कुछ बात कह रहा है, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि वो ट्रूथ है। एक पहले वाला से मिलता जुलता है थोड़ा, लेकिन ये एक पॉइंट अलग से बनाया जा सकता है कि एडमिशन जो है वो एविडेंस ऑफ ट्रूथ है। अगला एक्सपेक्ट जो है वो कहता है कि अगर फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशन किया है कोई, तो उसका क्या है एविडेंस है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशन किया है, क्या होता है फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशन में और जो तुम्हारा नॉर्मल एडमिशन है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो फॉर्मल या जुडिशियल एडमिशन जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है कोर्ट के फाइलों में। हम कोर्ट रूम में जाके कोई बात कह रहा है, कोई बात एडमिट कर रहा है और उसको कोर्ट अपने फाइल में रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसको कहेंगे हम लोग फॉर्मल या जुडिशियल एडमिशन है। क्या होता है ये समझ में आया। तो ये फॉर्मल या फिर जुडिशियल एडमिशन जो है उसको हम लोग कब दे सकते हैं, तो कहता है कि अगर पार्टी अपने ही इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई फॉर्मल या जुडिशियल एडमिशन किया है, तभी हम उसको दे सकते हैं। अपने अपने फायदे के लिए कोई फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशन किया है उसको हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। अपने विपक्ष में कोई कर रहा है, अपने हार्म पहुंचाने के लिए कर रहा है, तो ही उसको हम यूज कर सकते हैं। केस का नाम है नागिन दास रामदास वर्सेस दलपत राम इच्छाराम 1974। इस केस में क्या हुआ था ना कि एक टेनेंट था, टेनेंट मतलब किराएदार था, उसको उसका मालिक जो है वो इविक्शन के लिए सूट फाइल करता है बॉम्बे रेंट कंट्रोल एक्ट 1947 के अंडर में। ठीक है, रेंट बॉम्बे रेंट कंट्रोल एक्ट और कंट्रोल रेंट कंट्रोल एक्ट 1947 दो अलग अलग एक्ट के लिए में कहता है कि मेरा घर खाली करो। जो मकान मालिक था, ठीक है, वो और टेनेंट एक कॉम्प्रोमाइज के अंडर में आते हैं। ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज ये होता है दोनों के बीच में कि ये अब केस वापस ले लेगा और ये खाली कर देगा। ये कॉम्प्रोमाइज होता है दोनों के बीच। जो टेनेंट कॉम्प्रोमाइज किया था वो मुकर जाता है कि हम नहीं करेंगे खाली। इस कॉम्प्रोमाइज को एज ए एडमिशन रेलिवेंट माना गया और इसको फोर्स किया गया उस कॉम्प्रोमाइज के मुताबिक कि तुमको खाली करना पड़ेगा। If the tenant in fact admit that landlord is entitled to the possession on one or the other of the statutory ground mentioned in the act, it is open to the court to act on the admission and make an order for the possession in the favor of landlord without further inquiry. नेक्स्ट केस जो है तुम्हारा वह है विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारिका प्रसाद 1974 में। इस केस में ये क्वेश्चन उठा था कि प्रॉपर्टी जो है, सर्टेन प्रॉपर्टी जो है वो किसको बिलोंग करता है। ठीक है, डिफेंडेंट को बिलोंग करता है या ये अपोजिट पार्टी को बिलोंग करता है, मतलब प्लेंटिफ को बिलोंग करता है कि डिफेंडेंट को बिलोंग करता है, ये चीज क्वेश्चन उठा। कोर्ट ऑफ लॉ में ये एविडेंस दिया जाता है कि इससे पहले भी एक सूट हुआ है जिसमें डिफेंडेंट जो है वो माना था कि ये प्रॉपर्टी जो है वो इसका है। तो उसका हम एविडेंस जो उसका जो ये एविडेंस एडमिशन था पहले वाले केस में, इस केस में यूज कर लेंगे। एक और फैक्ट देता है कि एडमिशन जो है एक रिटन स्टेटमेंट फाइल किया गया था। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट फाइल किया गया था, मान लो अगर इसके फादर के द्वारा, इसके फादर पहले कभी रिटन स्टेटमेंट फाइल किए थे जिसमें ये मान रहे थे कि ये प्रॉपर्टी जो है वो इसका है, तो इसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो ई वाले को अलग वाले में मान लेंगे अलग से एडमिशन बिल। तो यहाँ पर दोनों चीज रेलिवेंट है। ठीक है।
देखो अगला चीज़ है इनफॉर्मल और कैज़ुअल इस एडमिशन का क्या वैल्यू है, ठीक है? इनफॉर्मल और कैज़ुअल स्टेटमेंट का क्या वैल्यू है? अभी तक तो हम लोग फॉर्मल वगैरह देख लिए, अभी जस्ट फॉर्मल वाला देखे ना, अब इनफॉर्मल का देख रहे हैं। इनफॉर्मल में देखो क्या होता है। एक केस था तुम्हारा रम्पिंग वर्सेस डीपीपी 1964 का केस में। इस केस में एक शिप पे किसी का हत्या हो जाता है, ठीक है? और एक शिप मेट जो रहता है, मतलब शिप पे जो काम करने वाला रहता है, वो अपनी वाइफ को एक लेटर लिखता है कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ठीक है, क्या अपराध हुआ ये नहीं लिखता है, लेकिन लेटर में लिख के देता है कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। और वो ले शिप पे जो लेटर पोस्ट करता था उसको वो लेटर दे देता है। शिप पे जो आदमी लेटर पोस्ट करता था वो पोस्ट लेटर नहीं करता है, वो लेटर कैप्टन को ले जाकर दे देता है। कैप्टन खोल के देखता है तो उसमें पता चलता है कि ये कन्फेशन कर रहा है कि हमसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया। एक्चुअली वो कन्फेशन नहीं कर रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है कि हमसे एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। कन्फेशन ये तब होता है जब वो बताता कि हमसे क्या अपराध हो गया है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर बोल रहा है कि हमसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। इसका ये कहना हमसे ये बहुत बड़ा अपराध हो गया है, रिलेवेंट माना गया कि वो एडमिशन है, ठीक है? विश्वनाथ प्रसाद के केस के बाद एक भरत सिंह का केस आया था 1971 का। उस केस में ये कह दिया था कि ठीक है हम एडमिशन मान रहे हैं, लेकिन एडमिशन को हम कंक्लूसिव प्रूफ कभी नहीं मानेंगे। क्या हियरसे को एडमिशन की तरह यूज किया जा सकता है? हियरसे क्या होता है? किसी का सुनी सुनाई बात। तो क्या किसी का सुनी सुनाई बात को हम लोग एज अ एविडेंस यूज कर एडमिशन यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है? ठीक है, क्या बोल रहा है कि पहले तो बेसिक रूल है एविडेंस लॉ का कि बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। हम बेस्ट एविडेंस देना चाहेंगे हर एक केसेस में। दूसरा चीज ये था कार्डिनल प्रिंसिपल कि हियर से एविडेंस इज नॉट एविडेंस। ठीक है, क्यों नहीं मानते हैं? पहला बात ये है कि जो आदमी हियर से है, मतलब किसी और से सुन सुना के बात किया, तो सुनने सुनाने के दौरान में बात कुछ और रहता है और निकल के सामने कुछ और ही होता है। ठीक है, और दूसरा चीज है कि जो आदमी वो बात कहा है, उस आदमी को हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में लाके क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। कोई भी एविडेंस का क्रॉस एग्जामिन होना जरूरी है, अदरवाइज उसको कोर्ट ऑफ लॉ में कोई वैल्यू नहीं है। क्रॉस एग्जामिन हमको करने का मौका मिलना ही चाहिए। 18 देखो क्या कहता है, एडमिशन बाय द पार्टी टू द प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। अब आगे का सेक्शंस जो है एडमिशन समझ में आ गया है, तो आगे का सेक्शंस ये बताता है कि कौन कौन करेगा एडमिशन तो हम उसको रेलिवेंट मान लेंगे, और किस किस सिचुएशन में करेगा तो उसको रेलिवेंट मान लेंगे। ठीक है, 17 डिफाइन किया, और आगे का सेक्शन बनेगा 18 बताता है कि कौन करेगा। स्टेटमेंट मेड बाय ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग। अगर कोई पार्टी है प्रोसीडिंग का, अगर वो किसी टाइप का स्टेटमेंट दे रहा है, या कोई उसका एजेंट है, पार्टी का कोई एजेंट है वो किसी टाइप का एडमिशन कर रहा है, whom the court regard under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him or to make them are admissible। पहले सीपीसी का एक प्रोविजन याद करो कि कोर्ट अलाउ कर रहा था कि खुद पार्टी अपने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, या अंडर किसी सर्कमस्टांस में वो उसका एजेंट और प्लीडर उसको रिप्रेजेंट कर दे सकता है। याद है सीपीसी का प्रोविजन? तो उसी में अगर कोई पार्टी जो है सूट का पार्टी है, तो वो अगर किसी टाइप का एडमिशन कर रहा है तो उसको रेलिवेंट मानेगा सेक्शन 18 में। उतना ही नहीं बोला, अगर कोई एजेंट है जिसको इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली उसने ऑथराइज दे चुका है, ऑथराइज किए हुए है कि मेरे हमको करो, और वो जाके एडमिशन कर ले रहा है, तो वो भी एडमिशेबल है। रिटन स्टेटमेंट में था ना, और रूल 3, रूल 4 और रूल 5 कि हम लोगों को प्लेंट के हर एक बात का डिनायल करना होगा, अगर जो हम नहीं किए तो उसको कोर्ट जो है वो एक्सेप्टेड मानेगा कि हम स्वीकार कर रहे हैं। याद है ऐसा प्रोविजन
कि जितने बात प्लेंट में लिखा गया हमको उसका स्पेसिफिकली डिनाइल करना है। अगर जो हम नहीं किए तो कोर्ट उसको एडमिशन मान लेगा कि हम वो स्वीकार कर रहे हैं। और यहाँ तक बताए थे कि उसके बेसिस पे कोर्ट जो है वो जजमेंट भी दे सकता है। ठीक है, तो अगर कोई पार्टी है प्रोसीडिंग का, ठीक, तो वो कोई बात को एडमिशन कर रहा, ए ने बी से कहा, इस पे ये कहा कि इसने मेरा 5,000 रुपया ले रखा है, बी जो है उसको डिनाइल नहीं कर रहा रिटन स्टेटमेंट में, तो ये कोर्ट मान लेगा कि इसने एडमिट कर लिया। तो पार्टीज ऑफ द प्रोसीडिंग है, उसके स्टेटमेंट को कोर्ट एडमिसेबल है। काश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन उठ के आया था कि कोई पर्टिकुलर गिफ्ट डीड जो है, गिफ्ट डीड था एक, तो वो पर्टिकुलर गिफ्ट डीड जो है वो फॉर्ज है या नहीं है, मतलब नकली बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। काश्मीर सिंह का एक को प्लेंटिफ था, को प्लेंटिफ ने ये एडमिट कर लिया कि ये जो डीड है वो फॉर्ज नहीं है। ठीक है, काश्मीरा सिंह जो थी वो कह रही थी कि ये डीड जो है वो फॉर्ज है, लेकिन इसका को प्लेंटिफ जो था उसने ये बात को एक्सेप्ट किया कि ये डीड फॉर्ज नहीं है। तो अब ये डीड जो फॉर्ज नहीं है तो ये इसका एडमिशन इस पे बाइंडिंग होगा या नहीं होगा। तो को प्लेंटिफ के द्वारा ये एक्सेप्ट करना कि जो गिफ्ट डीड है वो फॉर्ज नहीं है, इस बात को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो फॉर्ज नहीं है। सेकंड बात जो करता है, एक बार रुक जाओ, सेकंड आने से पहले हम बता देते हैं एक ही लाइन में कि किसका किसका एडमिशन जो है वो रेलिवेंट है नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर किस किस लोगों का एडमिशन जो है वो रेलिवेंट माना जा रहा है। पहला कड़ा है कि पार्टी टू द सूट, जिसका हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो भी पार्टी टू द सूट है, अगर ये किसी बात का एडमिशन करेंगे तो रेलिवेंट है। दूसरा कड़ा है एजेंट ऑफ द पार्टीज, अगर कोई पार्टीज के एजेंट है, अगर वो किसी चीज का एडमिशन कर लेना है वो भी रेलिवेंट है। कड़ा पर्सन ऑक्यूपाइंग द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, अगर कोई पर्सन जो है वो ऑक्यूपाई करता है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर तो उसका स्टेटमेंट भी एडमिसेबल है। स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी, ये इसको भी माना है। और किस किस स्टेटमेंट को कह रहा है, तो पर्सन हैविंग द पिक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, पर्सन फ्रॉम whom the parties derived their interest, person whose position in the issue or relevant और person expressly referred to। ठीक है, अगर इतने लोगों के एडमिशन को एविडेंस एक्ट में 18-19 में रेलिवेंट मांगा है। दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था, एजेंट ऑफ द पार्टीज था, कि अगर मान लो कि पार्टीज का कोई एजेंट है तो उसके द्वारा भी अगर कुछ कहा जा रहा है उसको भी हम लोग रेलिवेंट मान लेंगे। कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, किसी टाइप का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहा है, सबको रेलिवेंट मान लेंगे। क्या हुआ, एक केस है तुम्हारा, केस उतना मैटर नहीं करता है, क्रिस्टाल बेनवरी कंपनी वर्सेस टर्निस रेल कंपनी। इस स्टेशन मास्टर था एक रेलवे कंपनी का। ठीक है, एक रेलवे कंपनी है, उसका स्टेशन मास्टर है, ये रिपोर्ट करता है कि किसी टाइप का सामान जो है वो भुला गया, हम लोग को नहीं मिला। ठीक है, मिसिंग रिपोर्ट दायर किया। अब क्या कह रहा है कि अगर मान लो इस रेलवे कंपनी का कोई एजेंट है, वो आके ये बात ये कह ले कि उसको वो सामान मिला था कभी और उसने इस रेलवे कंपनी में दे दिया था। मतलब क्या रेलवे कंपनी का काम होता है कि एक सामान को दूसरे जगह से ले जाना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। ये कह रहा है कि मेरा सामान जो है वो मिला ही नहीं हमको। इसका एजेंट कह रहा है कि हम सही सलामत इस सामान को कभी रेल के डब्बा में, जहाँ मालगाड़ी रहता है जो पहुंचाने वाला काम करता है, उसमें हम चढ़ा दिए थे। तो इसका ये कहना, ये इसका एजेंट है ना, और इसका ये कहना एडमिसेबल मान लिया जाएगा। सेक्शन 10 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, कहता है वो, एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन made by the partner concerning the affair of the firm is evidence against the firm if it is made in the ordinary course of business. The acknowledgement of debt by one partner is admissible against the another। ठीक है,
क्या बोल रही? तीसरा बात जो कह रहा था कि अगर कोई आदमी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑक्यूपाई कर रहा, ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कहा जा रहा है, तो उस टाइम उसको एडमिसिबल मान लिया जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो जब तक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में रहा है, ठीक है, तभी तक उसको स्टेटमेंट को किया जाना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव हम बताए थे कौन-कौन होता है। तुम्हारा सीपीसी में 212 में रिप्रेजेंटेटिव डिफाइन है, इंडियन सॉरी आर्बिट्रेशन एक्ट में भी डिफाइन है। तो रिप्रेजेंटेटिव में 211 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिफाइन है सीपीसी का, ठीक है। तो 211 में क्या बोलता है कि कौन कौन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हम एक लिस्ट बनवाए थे, उस लिस्ट में हम बताए थे कि ट्रस्टी जो होते हैं वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, रिसीवर, असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट, एक्सिक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब जो थे वो तुम्हारे लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है। तो जब तक वो ट्रस्टी बनना हुआ है, ठीक है, तो ट्रस्टी बना हुआ है तभी तक वो, अगर वो किसी बात को कह रहा है तभी तक वो एडमिसिबल है। एक बार वो ट्रस्टी बनने से पहले क्या बोल रहा था और ट्रस्टी बन नहीं रहा तब क्या बोल रहा है, वो अब उस टाइम नहीं, ट्रस्ट के अगेंस्ट वो एडमिसिबल नहीं है। देखो नेक्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट बाय द थर्ड पार्टी, इसको कैसे रेलिवेंट बना रहा। देखो शूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में क्या करा, स्टेटमेंट मेड बाय ए पार्टी टू द सूट suing or suit in the representative character is not admissible unless they were made by the party making them in this character। मतलब कह रहा है कि अगर जब तक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है तभी तक वो बोल रहा है, तभी तक वो एडमिसेबल है, और जहां वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है और नहीं रहा उसके बाद कुछ बोल रहा है तो वो एडमिसेबल नहीं है। ये तुम्हारा ये पाठ का सेक्शन का समझ। स्टेटमेंट बाय थर्ड पार्टी कब रिलीवेंट हो जाएगा, अगर मान लो कि कोई पर्सन है वो पिक्यूनरी या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट किसी चीज में सब्जेक्ट मैटर में रख रहा है, ठीक है, हालांकि हो सकता है कि वो पार्टी ऑफ द सूट नहीं है, तब पर भी उसका स्टेटमेंट जो है वो रिलीवेंट हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है कि ए पे, ए जो है वो कहता है कि हम सर्टेन गुड को शिप में चढ़ाए थे, ठीक है, ए कहता है कि हम शिप वाले को सर्टेन गुड दे दिए थे डिलीवरी करने के लिए, बी कह रहा है कि वैसा कोई गुड्स हमको मिला ही नहीं कभी। समझ में आया क्या डिस्प्यूट उठ रहा है, ए कह रहा है कि हम कोई सामान तुमको दिए थे कि जाओ शिप में चढ़ा दो इसको और इससे डिलीवरी हो जानी चाहिए। बी कह रहा है कि हम जो है इस सामान को हमको कभी मिला ही नहीं है। यहाँ पर जो आदमी सी है वो सामान को लोड और अनलोड करने का काम करता था, वो उसके द्वारा एडमिशन कि वो सामान को चढ़ा दिया था ठीक ठाक, ये कहना रेलिवेंट हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अगला जो कैटेगरी है जिसको रेलिवेंट बना रहा है वो प्रीडिसेसर इन टाइटल है, ठीक है, PRADECESSOR प्रीडिसेसर इन टाइटल। पहले ये समझो कि ये व्यक्ति कौन होते हैं, ठीक है, ये व्यक्ति वो होते हैं जो पार्टीज होते हैं ना सूट के, ये पार्टीज टू द सूट नहीं होते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट मैटर में किसी टाइप का इनका इंटरेस्ट होता है। प्रीडिसेसर इन टाइटल वो व्यक्ति होते हैं जो कि पार्टी टू द सूट नहीं होते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर है ना उनमें इनका किसी टाइप का इंटरेस्ट होता है। इसको ऐसे समझो, एक प्रॉपर्टी है, घर है, उसमें एक टेनेंट रहता है, मिस्टर ए का घर है, मिस्टर बी ने को बेच दिया, ठीक है, इसने इससे टेनेंट के लिए पैसा लिया हुआ था, 1 साल के रेंट एग्रीमेंट पे था, 6 महीना हुआ था, इसने इसको बेच दिया, इसने इसको 1 साल का किराया दे रखा था, ये कह रहा है कि अपना घर खाली करो। इसका ये कहना कि इसने 1 साल का किराया दे रखा है और उसके रिगार्डिंग हम आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे, तो इसके फेवर में बात हो गया और ये एडमिसिबल हो जाएगा। प्रीडिसेसर इन टाइटल जो है मतलब जो टेनेंट है वो पार्टी टू द सूट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर यहाँ क्या है, घर है, घर में तो इसका किसी टाइप का इंटरेस्ट है ना। अब ये अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए अगर कोई ये स्टेटमेंट दिलवाना चाहे प्रीवियस ऑनर से तो दिलवा सकता है। अगला जो है तुम्हारा सेक्शन 19 है, देखो सेक्शन 19 क्या कहता है, एडमिशन बाय ए पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू द सूट, ठीक है,
statement made by a person whose position or liability it is necessary to prove against all the party to a suit are admissible if such statement will be relevant as against such person in the relation of such position, liability, and suit is brought against them. They are made a visual person making the occupy of such position or is subject to the liability. इसको ऐसे समझो जैसे इलस्ट्रेशन से समझा रहे हैं, दर्द नहीं आएगा। ए ने रुको 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 ये ए है, ठीक है, ये बी को एक काम दिया है कि तुमको मेरा जितना भी प्रॉपर्टी है सब प्रॉपर्टी में जाना है और मेरे लिए रेंट कलेक्ट करना है, ठीक है। ये इसका काम है। बी का काम क्या है? ए के सारे प्रॉपर्टी पे जाना और उसके लिए रेंट कलेक्ट करना, ठीक है। ए ने बी को स्यू किया है कि तुमने अपना काम नहीं किया है। काम नहीं किया मतलब जो हम रेंट कलेक्ट करने के लिए तुमको बोलते हैं, ठीक है, वो तुम नहीं किए हो। यहाँ पर ए जो है वो सी को इंट्रोड्यूस कराता है। सी कौन है? उसका रेंटर है, जिस घर में उसको रेंट था। अगर ये कहता है, ये बी कहता है कि हम रेंट इकट्ठा कर लिए हैं, जाके अपने रेंटर से पूछ लो। तो यहाँ पर रेंटर जो है वो अगर डिनाइल कर देता है कि हमसे रेंट नहीं लेने आया था, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसके ये बात को ए के अगेंस्ट में रेलिवेंट मान लिया जाएगा। सेक्शन 20 में क्या करा? एडमिशन बाय द पर्सन एक्सप्रेसली रिफर टू द पार्टी टू द सूट, ठीक है, कह रहा है कि स्टेटमेंट मेड बाय ए पर्सन टू whom ए पार्टी टू द सूट एक्सप्रेसली रिफर्ड फॉर द इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू द मैटर इन डिस्प्यूट आर एडमिसेबल। कह रहा है कि अगर कोई पार्टी टू द सूट है वही उस आदमी को रेफर किया था कि जाइए उससे पूछ लीजिए इस जो चीज़ है उसके बारे में, और वो उसका स्टेटमेंट एडमिसेबल माना जाएगा। जैसे कि एक आदमी है, वो उसको घोड़ा खरीदना है, वो ए से बोलता है कि घोड़ा, वो ए से बोलता है कि घोड़ा जो है वो पागल नहीं ना है, मतलब साउंड माइंड का है कि नहीं है। तो वो कहता है कि हमसे क्या पूछते हैं, जाके सी से पूछ लीजिए। तो सी का ये कहना एडमिसेबल होगा कि नहीं? सी कह देगा कि अगर घोड़ा पागल है तो उसको पागल मान लिया जाएगा, और वो सी कह देगा कि घोड़ा अच्छा है तो उसका स्टेटमेंट एडमिसेबल हो जाएगा।